हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। हम इस चैनल पर सीटेट की तैयारी कर रहे थे जो हमारा जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ। आज फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, करते हैं हम इस प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर माप की ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी। इस चीज को एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं। तो अब देखो, जब भी दीवार का केस आए तो ऐसे अगर दीवार आपको बनानी है तो ये दीवार है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, 15 मीटर में दे रखा है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर में है और ये 50 सेंटीमीटर में है, ये दे रखी है। तो अगर इसको ईंटों से फिल करना है, आप इसको ईंटों से फिल करेंगे कि कितनी दे रखी है आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और आपको इन ईंटों की टोटल काउंटिंग पूछा है कि इन ईंटों से ये पूरी दीवार बनाने में कितनी आवश्यकता ईंटों की पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं, आप इस दीवार के वॉल्यूम को ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के लिए हमारे पास यूनिट सेम होनी चाहिए। नीचे जो सेंटीमीटर में है ऊपर भी सेंटीमीटर में बना लीजिए। ये यूनिट तो हमारी सेंटीमीटर में है बट ये दो यूनिट सेंटीमीटर में नहीं है, तो इनको बनाने के लिए इसमें 100 लगा दीजिए और इसको बनाने के लिए इसमें 100 लगा दीजिए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के होता है। ये आपको कंफर्म है। अब निकालते हैं हम, कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 2 जा 6, 25 2 जा 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से 3 5 जा 3, 4 जा 4 से कैंसिल कर लीजिए। 4 2 जा 8, 4 5 जा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो 125 इंटू 100, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 125 के आगे 2 जीरो आ जाएंगी। तो कितनी ईंटें हमारी लगेंगी, हमारी इतनी ईंटें लगेंगी 12,500 ईंटें लगेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक आयताकार कागज की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। इसे मोड़कर बेलन का मीन सिलेंडर बनाया गया है। इस प्रकार बनाया गया है ताकि कागज की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। तो इसमें जो कागज की चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर ली है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। तो आधार की त्रिज्या आपको बतानी है। ये कागज है आपके सामने, इसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है और ये सिलेंडर है आपके सामने, जिसको मोड़कर, इस कागज को मोड़कर इसकी जो ऊंचाई है वो चौड़ाई के बराबर दी हुई है। तो अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है कागज की 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसे इन्होंने मोड़ दिया है एक बेलन इस प्रकार ताकि कागज की जो चौड़ाई है उसकी ऊंचाई में बन जाए। ऊंचाई कितनी बन जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर बन जाएगी। ये जो चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और जैसे ऐसे हम मोड़ना शुरू करेंगे तो ये जो बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा जो नीचे की जो परिधि है, क्योंकि मोड़ा तो हमने नीचे से ही है, जब इसको मोड़ना शुरू करते हैं तो ये ऐसे गोल सर्कल में बन जाता है, पूरा फोल्ड हो जाता है। तो ये इसकी ऊंचाई बन गई ये, और ये जो एरिया, ये जो 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके गोल सर्कल में कन्वर्ट हो गया 2 पाई r में कन्वर्ट हो गया 7 सेंटीमीटर में। अब इन्होंने क्या कहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा r है यहाँ पर। तो इसकी त्रिज्या आपको बतानी है। कैसे निकालेंगे, 2 पाई r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको r निकालना है तो इसको हटा दीजिए। r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 पाई। ये आपको कितना आ जाएगा, आधार की त्रिज्या आ जाएगी, किसके, सिलेंडर की त्रिज्या आ जाएगी। अब देखो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें सी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेडोलॉजी टाइप है।
आगमन विधि का महत्वपूर्ण घटक है। तो आगमन विधि का आपको पता होना चाहिए, उदाहरण से नियम की ओर होता है आगमन विधि का घटक। तो इसमें से कौन सा घटक है आगमन विधि का? ये तीनों तो नहीं है, ये उदाहरण है। आगमन विधि का महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण ये से संबंधित है, क्योंकि वैसे तो ये भी होता है लेकिन महत्वपूर्ण कहा है तो महत्वपूर्ण, उदाहरण से नियम, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभाषित करना, चयन करना, कथन करना, मापन आदि गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो आपको ये पूछ रहा है कि परिभाषित करना, चयन करना, ये सारे के सारे किससे संबंधित है? तो ज्ञानात्मक से, भावात्मक से, क्रियात्मक से, संवेगात्मक से। तो भावात्मक में तो भाव से संबंधित, संवेगात्मक में संवेग से संबंधित, एंड ज्ञानात्मक में ज्ञान से संबंधित। तो ज्ञान तो इनका है, लेकिन क्रियात्मक करना है, क्रिया करके हमें प्रयोग करना है, परिभाषित करना, चयन करना, कथन करना। जब किसी चीज का ज्ञान है तभी तो हम चयन कर सकते हैं, तभी तो उसके बारे में कथन करना, तभी तो उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। मापन करना, तभी तो उसका मापन कर सकते हैं। जब किसी चीज का हमें ज्ञान है तो ये सारी जो चीजें हम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी क्रियात्मक में जाएंगी, क्रिया करने से संबंधित है, प्रयोग करने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की समस्या को समझने एवं समाधान करने हेतु छात्र का मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है, यह गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? तो गणित छात्र का जो मस्तिष्क है वो क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो यह किससे संबंधित है? कौन सा मूल्य जाएगा? व्यवहारिक मूल्य जाएगा, बौद्धिक मूल्य जाएगा, सांस्कृतिक जाएगा या नैतिक जाएगा? नैतिक तो आचरण से संबंधित है, सांस्कृतिक प्रोग्राम से संबंधित है, बौद्धिक बुद्धि से संबंधित है, और व्यवहारिक जो समस्या है हमारी उसको समझने और समाधान करने के लिए व्यवहार से संबंधित है। तो ये हमारा कौन सा मूल्य चला जाएगा? व्यवहारिक चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित विज्ञान है, तो ये कौन सा विज्ञान है? स्थान का तो है, संख्याओं का भी है, गणनाओं का भी है। तो इसमें ये सारे हैं, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr सूत्र का प्रयोग करता है, क्योंकि उसे वृत्त का जो होता है ये परिमाप होता है, ये पैरामीटर होता है ये तो। और हमारा अगर क्षेत्रफल की बात करें यहाँ, तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का हमारा होता है πr²। तो इसने जो प्रयोग किया है वो परिमाप का प्रयोग किया है, पैरामीटर का प्रयोग किया है, और क्षेत्रफल का एरिया क्या, सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। तो इसकी जगह पर ये प्रयोग किया है, तो उससे आप क्या समझते हैं? सूत्र का ज्ञान नहीं है बच्चे को, सूत्र का ज्ञान नहीं है, गणना का ज्ञान नहीं है, गणना का भी ज्ञान नहीं है, गणितीय क्षेत्रफल की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसे क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है ये भी स्पष्ट नहीं है। अगर उसे स्पष्ट होता तो इसके प्लेस पे वो सही को ही लिखता। तो नेक्स्ट में हमारा उपयुक्त सभी, ये सारे ही ऑप्शन का उसको ज्ञान नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा? डी ऑप्शन हमारा इसका सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन के उद्देश्य के किस पक्ष से संबंधित है? तो ये सारे के सारे ही जो हमें ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है। ज्ञान तो ज्ञान से है, लेकिन इसमें बोध और प्रयोग भी आते हैं। तो बोध और प्रयोग तभी आएंगे जब ज्ञान से ऊपर की बात क्रियात्मक में चली जाएगी। तो प्रयोगात्मक और विश्लेषण भी करना है, संश्लेषण भी करना है। तो ये सारे के सारे किस में होते हैं? हमारे क्रियात्मक में होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें तो बस यही आएगा, और भावात्मक में तो इनमें से कोई सा भी संबंधित नहीं है। तो इसके सी में ये सारे ही यहाँ तक चले जाएंगे क्रियात्मक के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अध्यापक केंद्रित है? अध्यापक केंद्रित का मीनिंग है कि अध्यापक जो एक्टिव रहते हैं और बच्चे इसमें निष्क्रिय रहते हैं, बच्चे इतना रोल प्ले नहीं करते, ना ही वो अपना इतना इंटरेस्ट ले पाते हैं। तो इसमें कौन सी अध्यापक केंद्रित है? व्याख्यान विधि, खेल विधि। खेल विधि कहें तो खेल विधि में तो बच्चे अपना पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, ये तो है।
अगर बच्चों की बात करें, पहले मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि बच्चे किस में एक्टिव हैं, तो इसमें तो बच्चे एक्टिव हैं अनुसंधान विधि, खोज विधि में भी बच्चे कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, तो ये भी पूरी जो है बच्चों के लिए एक्टिव है। परियोजना विधि, कुछ ना कुछ बनाने का प्रयोग करके देखते रहते हैं, तो इसमें भी बच्चे एक्टिव रहते हैं। तीनों में बच्चे एक्टिव रहते हैं, लेकिन इन्होंने अध्यापक के एक्टिव की बात की है, तो अध्यापक व्याख्यान विधि में एक्टिव रहते हैं, आते हैं और क्लासरूम में अपना लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। उसमें बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, वे एक्टिव नहीं रहते, सिर्फ टीचर एक्टिव रहते हैं। तो टीचर एक्टिव रहने के लिए, अध्यापक केंद्रित के लिए कौन सी हमारा ऑप्शन चला जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2x लिखता है क्योंकि उसे, अगर इसको सही निकाले तो इसका होगा सही हमारा x मल्टीप्लाई x का होगा सही x स्क्वायर, और बच्चे ने क्या लिखा है? बच्चे ने इसका लिखा है 2x लिखा है, तो उसको क्या नहीं पता है? अचर की समझ नहीं है। अचर जो होते हैं हमारे 1 2 3 4 होते हैं, 1 2 3 4 ये हमारे अचर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो चर की बात की है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, हाँ गुणा तो हमारी इसमें लगी हुई है, इसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं है, ये भी हो सकता है। अभी और देखिए, चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। चर मतलब x y z p q r ये हमारे चर होते हैं, तो चर की गुणा की अवधारणा, इसमें चर भी है और गुणा भी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चर के जोड़ स्पष्ट नहीं है, इन दोनों में जोड़ की तो बात ही नहीं की है, इसमें तो गुणा की बात की है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब बात इसमें और इसमें आती है, बी और सी में आती है, तो बी में ओनली गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। गुणा तो हमारी सिंपल नंबर के बीच में भी होती है, 13 इंटू 14, तो ऐसे अचर नंबर की तो बात की नहीं है इन्होंने, जो किया वो चर की बात की है, इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब तक हमारे पेडोलॉजी टाइप चल रहे थे, अब फिर से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। 1/3 और 1/4 का योग, तो किस किस का योग कहा है इसने? 1/3 और 1/4 का योग के लिए साइन हमारा प्लस आएगा, का योग 1/3 और 1/4 के अंतर, 1/3 और 1/4 के अंतर के लिए माइनस साइन आएगा, का x गुना है, तो इनका कितने गुना है? इनका x गुना है, तो x का मान बताइए। आपको इस वेरिएबल के x की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 12, ये इधर कितना आ जाएगा? 4 + 3, इधर एलसीएम ले लीजिए 12 4 - 3 इंटू एक्स, ये 12 से 12 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 7 इंटू 1 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 की पावर 105 में इकाई का स्थान का अंक होगा, तो जब भी आपको यूनिट नंबर निकालना हो तो यूनिट वाले नंबर से ही मीनिंग होता है। तो 4 की पावर 105, अब इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर में शेषफल 1 आएगा, तो 4 की पावर 1 कर दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमेशा जो 4 के ऊपर जो लगाते हैं, पावर जो लगाते हैं, वो बचा हुआ शेषफल लगाते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं। तो कोई भी यहाँ पर नंबर आ जाए तो उसे क्या करना होता है? 4 से हमें डिवाइड करना होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा? ए पार्ट इसका सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान हो, ले लीजिए ये तो हमारा वर्ग है और ये हमारा आयत है, इसकी आयत की तो l इंटू बी है और इसकी x इंटू एक्स है, दोनों के परिमाप समान बताया है, तो इसका जो परिमाप होता है वर्ग का वो होता है 4x और इसका होता है परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू एल प्लस बी। अब इन्होंने क्या कहा है? तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा ये पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा एल इंटू बी। एक्स के प्लेस पे रख दीजिए एल प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर इंटू एल इंटू बी। तो एल प्लस बी का स्क्वायर करेंगे आप इज इक्वल टू, ये 2 2 जा 4 इधर आ जाएगा 4 एल बी, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी इज इक्वल टू 4 एल बी। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये 2 एल बी में से 4 एल बी माइनस करेंगे तो 2 एल बी रह जाएगा। तो किसका ज्यादा आ जाएगा? हमारा वर्ग के नंबर ज्यादा आ जाएंगे,
क्योंकि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ी वैल्यू होगी 2LB से। तो किसका आंसर हमारा किसका सही चला जाएगा, वर्ग का सही चला जाएगा। वर्ग का जो एरिया है वो हमारा बड़ा आ जाएगा किसके एरिया से, रेक्टेंगल के एरिया से, आयत के एरिया से इसका एरिया वर्ग का बड़ा आ जाएगा, स्क्वायर का बड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है कि कैलकुलेशन करके हमारा क्या आएगा। तो इसको देखिए आप, अंडर रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं, अंडर रूट को हम ऐसे लिखते हैं कि पावर 1/2। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो हमारी घातांक वाली वीडियो है, क्लास है, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर x इसका रूट है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 1/2 और फिर इसकी भी पावर में कितना रखा हुआ है -2/3। अब देखो y की पावर 4 है और उसका ऊपर रूट है तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये डिवाइड है तो ये डिवाइड आ जाएगा, x y की पावर -1/2 और रूट है तो रूट के लिए 1/2 आ जाएगा हमारा। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, x की पावर -1/3, x की पावर -1/3 और y हमारा कितना आ जाएगा, y की पावर 2। ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, x की पावर, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की पावर -1/4 और y की पावर -1/4। अब बना लीजिए इनको, x के एक साथ ले लीजिए और y के एक साथ ले लीजिए, सारी वैल्यू प्लस में ले लीजिए। देखो आंसर हमारा सारे प्लस में है तो सारी वैल्यू प्लस में ले लीजिए। इस ऊपर से x/3 को नीचे ले आओ और इस माइनस वाले y को ऊपर ले जाओ तो ऊपर ये कितना रह जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे आएगा। तो y की पावर 2 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x की पावर -1/4 ये हमारा प्लस हो जाएगा x की पावर 1/3। अब देखो मल्टीप्लाई होती है तो हमारी जो पावर्स है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। y की पावर 2 + 1/4 कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 9/4 आ जाएगा। तो y की पावर हमारी कितनी आ जाएगी 9/4 और यहाँ पर x की पावर, इनको भी ऐड कर दीजिए, -1/4 + 1/3। एलसीएम लेंगे आप 12 आ जाएगा, -3 और +4 तो कितना आ जाएगा 1/12, x की पावर 1/12 आ जाएगा। तो हमारा सारा आंसर जो आ गया है वो प्लस में आ गया है। क्यों किया था हमने प्लस में, क्योंकि हमारा ऑप्शन में जो आंसर्स आ रहे हैं वो माइनस में नहीं आ रहे हैं, हमारे सारे प्लस में ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा हमारा सही है, इनमें से हमारा, तो इनमें से हमारा कौन सा सही है, इनमें से हमारा ये सही है, इसे यहाँ पर सही कर लीजिए आप 1/12। तो इनमें से हमारा कौन सा सही है, 1/12 वाला ये हमारा सही है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपको करने हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।